हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी हाँ बच्चों, स्वागत करते हैं हम आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप बायोलॉजी में और मैं हूं प्रदीप गौड़। आज हम देखने वाले हैं पॉपुलेशन के बारे में। जानेंगे कि पॉपुलेशन क्यों इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उसको रोकने के क्या क्या तरीके हैं, साथ ही साथ कब कितनी पॉपुलेशन थी पूरे वर्ल्ड की। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन कब कितनी थी और इस टाइम पर कितनी है। ठीक है, और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करेंगे, आपको फ्लो चार्ट देंगे जिससे कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक को याद रख पाना बड़ा ही आसान हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, ये सेकंड वीडियो है, इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज जाकर के देखिए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं मेरे बच्चों, पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल की जा सकती है। यहां पर एनसीईआरटी बहुत सारे डाटा देती है। ठीक है, अब इस डाटा को जब आप लाइन टू लाइन पढ़ते हैं ना तो थोड़ा कंफ्यूज से हो जाएंगे, ये खिचड़ी सी बन जाती है। लेकिन क्या हो कि अगर हम इस चीज़ के लिए एक फ्लो चार्ट बना लें तो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, आइए समझते हैं। पहले मैं आपको बताता हूं कि रीज़न क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए हमारे पास कहीं पर जगह है सर, बिल्कुल है, इधर है सर, है ना। मैं अगर बोलूँ कि रीज़न क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ का, है ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का रीज़न क्या है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। जो एनसीईआरटी में लाइनें दी गई हैं मैं उसके अकॉर्डिंग लिखूंगा, है ना। देखिए, रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, क्या क्या रीजन है सर, आप मुझे बताइए कि पॉपुलेशन बहुत तेजी से क्यों बढ़ रही है। आप बोलेंगे सर ऐसा है, लोगों के पास एजुकेशन नहीं है। सर एजुकेशन तो वो एक रीज़न हो गया, लेकिन मेन मैं आपको चीज़ें कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे समझिए, एजुकेशन का आप कह सकते हैं रोल है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि सोसाइटी किस तरह से है, सोसाइटी में क्या चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, क्या चीज़ें डिक्रीज हो रही हैं। तो यहाँ पर एनसीईआरटी कहती है रैपिड डिक्लाइन इन क्या क्या चीज़ें बहुत तेज़ी से कम हो रही हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके बारे में हम जानेंगे। और क्या मेरे बच्चों इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन रिप्रोडक्टिव एज, है ना, जिसकी वजह से भी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो एनसीईआरटी कहती है पहला पॉइंट क्या है मेरे बच्चों, रैपिड डिक्लाइन क्या हो रहा है, डेथ रेट, लोगों की मृत्यु कम हो रही है, लोग मर कम रहे हैं। आप बोलेंगे सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लोग तो बहुत मर रहे हैं सर, रसिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है सर, है ना, इजराइल हमास की वॉर चल रही है सर, है ना, हर दिन यहाँ वहाँ आतंकी हमले हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं सर, पहले इससे ज़्यादा होते थे। जी हाँ, पहले इससे भी ज़्यादा। आपने सुना होगा वर्ल्ड वॉर के बारे में, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, है ना। पहले ये था कि सोशल मीडिया लोगों के पास नहीं था, तो लोगों के पास इंफॉर्मेशन आती नहीं थी उतनी, तो लोग समझते थे कि नहीं दुनिया में सब ठीक चल रहा है, क्योंकि हमारे आसपास सब ठीक है तो सब ठीक चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। लेकिन आज क्या है, अगर आप घर में भी बैठे हैं तो पूरे दुनिया की खबर आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि नहीं वहाँ पर ठीक नहीं है, वहाँ पर ठीक नहीं, वहाँ पर ठीक नहीं है। लेकिन अगर पॉपुलेशन के रेशियो से देखें, बिल्कुल वॉर तो होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप देखें पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो डेथ रेट क्या हो गया है, कम हो गया है लोगों का। आजकल कोई बीमार पड़ता है तो बीमारी की वजह से थोड़े कम मौतें हो रही हैं इन कंपेयर टू जो पहली चीज़ें होती थी। ठीक है, तो पहले लोगों की बीमार होने से, बुखार होने से भी मौतें हो जाती थी, लेकिन आज नहीं, आज सबके पास मेडिकल फैसिलिटी लगभग अवेलेबल है। मैं बोल रहा हूँ लगभग, 100% नहीं बट 90% केस में तो लोगों के पास अवेलेबल है। ठीक है, दैट्स वाई तो डेथ रेट कम हुआ, दैट्स वाई पॉपुलेशन बढ़ रही है। एक होता है मेरे बच्चों इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR डिक्रीज हुआ, है ना, मैंने बोला डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इसको बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मतलब क्या होता है, बच्चा, यानी जन्म के बाद बच्चों की डेथ कम हो रही है पहले की तुलना में। जब डेथ कम होगी तो यानी वो बच्चा जिंदा रहेगा, सर्वाइव करेगा, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। और क्या मेरे बच्चों, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, MMR, है ना, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी जन्म देने के बाद माँ भी ज़्यादा केस में आजकल सुरक्षित रह रही हैं, क्योंकि वो हॉस्पिटल में डिलीवरी हो रही है। हॉस्पिटल में डिलीवरी हो रही है तो मेडिकल फैसिलिटी है, डॉक्टर्स की टीम है, अगर कुछ भी ऐसा
आगे पीछे होता है, कुछ भी ऐसे मतलब चीज़ें होती हैं जिससे कि मदर की जान जाने का खतरा हो, तो वहाँ पे डॉक्टर संभाल लेते हैं चीज़ें। पहले जबकि ऐसा नहीं होता था। कई बार आपने सुना होगा कि जन्म देते ही जो फीमेल होती थी उसकी डेथ हो जाती थी, कई बार मोस्ट ऑफ द केस में, या फिर बच्चे की काफ़ी डेथ होती थी। लेकिन आजकल ये रेशियो बहुत कम हो गया है, ठीक है, पहले की तुलना में, ठीक है। तो मदर की डेथ कम होती है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन हुआ, डेथ रेट कम हुआ। इसकी वजह से पॉपुलेशन क्या कर रही है, बढ़ रही है। क्लियर है। अच्छा, और बोला इंक्रीज नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज में लोगों का नंबर ज्यादा हो रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं, यहां पर रिप्रोडक्टिव एज को समझते हैं जरा। जैसे मैं अगर एक पिरामिड बनाऊं, है ना, तो यहां पर समझिए मेरे बच्चों 3 टाइप के पिरामिड हो सकते हैं यहाँ पे सोसाइटी में अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्शन, है ना। एक होता है पोस्ट रिप्रोडक्शन, है ना, पोस्ट रिप्रोडक्शन। अच्छा, एक होता है मेरे बच्चों रिप्रोडक्टिव एज, है ना, रिप्रोडक्टिव एज, है ना, या फिर बोले पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ऊपर वाली है, और नीचे क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव, है ना, प्री रिप्रोडक्टिव एज। तो प्री रिप्रोडक्टिव एज आप कह सकते हैं कि सर 1 ईयर से लेकर के 13 ईयर तक है, ऑन एन एवरेज 13 ईयर तक है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एज आप मान सकते हैं मेरे बच्चों कि 14 ईयर से लेकर के 50 ईयर तक है। 50 साल तक जिनकी उम्र है 14 साल से, वो बच्चे पैदा कर सकते हैं। पोस्ट रिप्रोडक्टिव आप मान सकते हैं कि सर 50 ईयर से लेकर के सपोज करो 100 ईयर तक अगर वो जिंदा है, तो उतने सालों तक जब तक वो जिंदा रहेगा उस एज में रहेगा, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं मेरे बच्चों कि जो ग्रैंड फादर हैं वो किस में आएंगे, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में, है ना, जिनकी एज क्या होगी 50 के बियॉन्ड होगी। फादर किस में आ जाएंगे बताइए, फादर किस में आ जाएंगे, रिप्रोडक्टिव एज में, ठीक है। जो फादर का बच्चा होगा जिसकी एज 1 to 13 ईयर है, वो किस में आ जाएगा, सन या फिर डॉटर, सन या फिर डॉटर किस में आ जाएंगे मेरे बच्चों, प्री रिप्रोडक्टिव में। तो आप देखेंगे ग्रैंड फादर का नंबर सपोज करिए अगर 10 है, ठीक है, तो यहां पर फादर का नंबर कितना होगा, सपोज कर लिए 20 हो गया। तो रिप्रोडक्टिव एज में लोग ज्यादा हैं। अब ये रिप्रोडक्टिव एज में फादर 20 हैं, तो नो डाउट ये कितने हो जाएंगे, बच्चे कितने हो जाएंगे, सपोज करो 50। अब ये बच्चे थोड़ा सा जब इनकी एज बढ़ेगी तो ये किस में चले जाएंगे, रिप्रोडक्टिव एज में। तो जब ये 50 बच्चे हो जाएंगे तो इनके भी बच्चे होंगे तो एटलीस्ट 100 होंगे। समझ पा रहे हो, डबल होती जा रही है। तो पॉपुलेशन इसी तरह बढ़ रही है क्योंकि रिप्रोडक्टिव एज में ज़्यादा लोग हैं। आप हमारे कई बार आपने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहते हुए सुना होगा कि पूरी दुनिया का सबसे यंगेस्ट कंट्री जो है वो इंडिया है। क्यों, क्योंकि हमारे आसपास आप देखिए यंगर लोग ज़्यादा हैं, हमारे देश में नौजवान लोग ज़्यादा हैं। रिप्रोडक्टिव एज में जो पर्सन है उनकी संख्या ज़्यादा है, इसीलिए पॉपुलेशन और बढ़ रही है। क्लियर है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये आप इसको याद रखेंगे, ठीक है, इसका फ्लो चार्ट बना लेंगे। साथ ही साथ पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन पॉपुलेशन के बारे में कुछ जानना जरूरी है। जैसे अगर मैं पॉपुलेशन के बारे में बात करता हूँ, पॉपुलेशन के बारे में बात करता हूँ, तो कुछ चीज़ें जानना हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है। नंबर 1, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, पहला। दूसरा है कि डेमोग्राफी क्या होती है सर, डेमोग्राफी क्या होती है, कुछ बेसिक सी चीजें भी हम जानेंगे, ठीक है। अच्छा, डेमोग्राफी के साथ साथ हम जानेंगे यूनिट ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन की यूनिट क्या होती है। फिर उसके बाद हम जानेंगे सेंसस, सेंसस क्या होता है, ठीक है। और हम ये भी जानेंगे फर्स्ट सेंसस, है ना, सेंसस इन इंडिया हम बोलें तो ज़्यादा बेटर होगा कि जो सेंसस हुई थी इंडिया में, सेंसस इन इंडिया, इंडिया में फर्स्ट सेंसस कब हुई और लास्ट सेंसस कब हुई, उसके भी बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे मेरे बच्चों पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, क्या जानेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट कितना है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, है ना, कितना है। अच्छा, कुछ चीजें और, पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड कितना है ना, पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड, है ना मेरे बच्चों, वर्ल्ड में पॉपुलेशन कितना है, कब कब, 1900 में कितना था मेरे बच्चों, कितना, 1900 में कितना था। साथ ही साथ हम जानेंगे कि 2000 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी थी। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि 2011 में पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की कितनी थी। अच्छा, वर्ल्ड को पढ़ रहे हैं तो इंडिया को नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे सर। तो हम जानेंगे पॉपुलेशन
पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, है ना, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, बड़ा भयानक डाटा है, पढ़ेंगे हम, ठीक है। कब बेटा? इन 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, इंडिपेंडेंस, तो उस टाइम पर कितनी थी। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि 2000 में, है ना, 2000 में हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, एंड इन 2011 हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, और आज के दिन कितनी है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। और एक रेशियो जानेंगे हम, रेशियो जानेंगे मेरे बच्चों कि वर्ल्ड इज टू इंडिया, है ना, कि दुनिया की कंपैरिजन में इंडिया का क्या रेशियो है, ठीक है। ये रहा आपके सामने फ्लो चार्ट, देखिए, है ना, इसको हमें बनाना है और कमाल का बनेगा सर, बस आप देखते जाइए, है ना, कमाल का बनेगा, और इस फ्लो चार्ट को ऐसे ही आप लर्न कर लेना, ठीक है। तो हमें पता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, आप मुझे बताइए किस दिन पर आता है। हम बोलेंगे 11 जुलाई, है ना, 11 जुलाई को हम बनाते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। डेमोग्राफी क्या है मेरे बच्चों? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को हम क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। आपने सुना होगा इस पर्टिकुलर कंट्री की डेमोग्राफी ये है, ठीक है। अच्छा, यूनिट ऑफ पॉपुलेशन क्या है मेरे बच्चों? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल, एक अकेला पर्सन जो होता है वो क्या है? किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन का पार्ट है। जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूं तो मैं इंडिया की पॉपुलेशन का एक पार्ट हूं, मैं एक यूनिट हूं, आप भी एक यूनिट हैं, सही है ना। हमें आपको हमारे जैसे सबको काउंट करके ही इंडिया की पॉपुलेशन निकलती है, क्लियर है। अच्छा, सेंसस क्या है? ऑफिशियल काउंटिंग, ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन। ये कब होती है मेरे बच्चों? एवरी 10 ईयर, है ना, हर 10 साल पे होती है। फिर आप सोचेंगे सर 2011 में लास्ट टाइम हुई थी तो अभी तक क्यों नहीं हुई? क्योंकि मेरे बच्चों बीच में तो कोरोना आ गया था, है ना, तो हो सकता है 2024 के लास्ट तक हो जाए ये, ठीक है, ऐसा माना जा रहा है। अच्छा, फर्स्ट सेंसस इन इंडिया, तो पहली बार इंडिया में जो सेंसस है मेरे बच्चों 1872 में हुआ था, और लास्ट टाइम कब? 2011 में हुआ था, क्लियर है। अब याद रखना यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ रेट, है ना, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट क्या है पूरे वर्ल्ड में, तो आप एनसीईआरटी कहती है क्या, एक डाटा देती है 21,000 पर ईयर। मतलब क्या? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये मेरे बच्चों 1000 लोग हैं, अगर 1000 लोग हैं तो उन पे 20 लोग हर साल नए बच्चे पैदा हो रहे हैं। 1000 लोगों में 20 बच्चे नए पैदा हो रहे हैं हर साल। मतलब एनसीईआरटी इसी चीज को क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कितना है? लेस देन 2%। एक्चुअल में ये डाटा कितना है बेटा? दैट इज कितना है? ये 1.7%, याद रखना। बट एनसीईआरटी कहती है लेस देन 2%, ठीक है, याद रखना। आगे देखो पॉपुलेशन ग्रोथ इन वर्ल्ड, है ना, पॉपुलेशन जो है वो वर्ल्ड में कितनी थी? तो 1900 में मेरे बच्चों 2 बिलियन लोग थे, है ना, 200 करोड़ लोग थे। कब? 1900 में। जब 2000 आया तो पूरे वर्ल्ड में 6 बिलियन लोग हो गए, 600 करोड़ लोग हो गए। मतलब हर 33 साल पे लगभग पॉपुलेशन क्या हो जा रही है? बढ़ जा रही है 200 करोड़, ठीक है, हर 100 साल में 200 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ जा रही है पूरे वर्ल्ड की। लेकिन 2011 में ये डाटा हो गया 7.2 बिलियन। समझ पा रहे हो? 7.2 बिलियन हो गया। अच्छा, अब इंडिया को अगर आप देखें एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस यानी 1947 के अराउंड हमारे पास जो पॉपुलेशन थी वो थी 350 मिलियन। 350 मिलियन कितना होता है सर? 35 करोड़, है ना, 35 करोड़ हमारी पॉपुलेशन थी। जब 2000 आया मेरे बच्चों तो हमारी पॉपुलेशन हो चुकी थी 1 बिलियन, मतलब 100 करोड़। और 2011 तक कितना हो गया? 1.2 बिलियन। देख रहे हो क्या 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 भयानक चीजें चल रही हैं। 1947 में हमारी 35 करोड़ पॉपुलेशन थी, है ना, और 2000 आते आते हमारी पॉपुलेशन हो जाती है 100 करोड़। मतलब लगभग आप समझ लीजिए 50-55 सालों में हम दुगने क्या 3 गुना स्पीड से आगे बढ़े हैं, है ना, 3 गुना प्रोडक्शन हमारा रहा है, ठीक है। वर्ल्ड से कंपैरिजन करेंगे भाई, वर्ल्ड तो सपोज कर लीजिए कि 33 सालों में वर्ल्ड, हाँ 33 सालों में डबल हो रहा है, हमारा तो उससे भी फास्ट रेट है, बहुत तेजी से है ना, इसको तो कोई मैच ही नहीं कर सकता। और आपको पता है आजकल पूरी दुनिया में हम नंबर 1 है ना, इंडियन पॉपुलेशन के मामले में। और 2011 तो कितना हो गया? 1.2 बिलियन, यानी 120 करोड़। आज के टाइम पे 2024 में ये डाटा पहुंच गया है 1.42 बिलियन, 142 करोड़, 142 करोड़ लोग हो गए हैं हम,
जी हाँ, है ना। जिसको नहीं पता तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार मुंबई की लोकल में ट्रेवल करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि पॉपुलेशन कितनी इंडिया की, ठीक है। वहीं रेशियो की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड और इंडिया को अगर आप देखें तो 6:1 का रेशियो बनता है मेरे बच्चों। मतलब क्या है, पूरी दुनिया में 6 लोग अगर हैं तो उनमें से हर एक 6 में से एक क्या है, इंडियन। जी हाँ, रिपीट कर देता हूं वर्ड को, अगर पूरी दुनिया में 6 लोग खड़े हैं तो उनमें से एक इंडियन होगा। नंबर की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आपका जो फ्लो चार्ट है मेरे बच्चों ये रहा, देखो सर, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या पॉज करके वीडियो नोट डाउन कर लेंगे। आइए लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कहती है एनसीईआरटी, क्या कहती है एनसीईआरटी सर। एनसीईआरटी कहती है सर, इन द लास्ट सेंचुरीज an all-round development in various fields significantly improve the quality of life of the people. However, increased health facilities along with the better living condition had an explosive impact on the growth of population. तो बोला भैया कि जब हमने मेडिकल फैसिलिटी बढ़ाई तो लोगों की हेल्थ भी इंप्रूव हुई, लोग ज़्यादा जिंदा रहने लगे, ज़्यादा जिंदा रहने लगे तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगा ही, है ना। आगे देखो, यहां से इंपॉर्टेंट लाइन स्टार्ट होती है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वाज अराउंड 2 बिलियन, है ना, 2 बिलियन कब थी मेरे बच्चों, 1900 में, रॉकेटेड टू अबाउट 6 बिलियन कब हो गई, 2000 में, है ना। एंड 7.2 बिलियन अराउंड 2011 में कितनी होगी बताइए, 7.2 बिलियन। आगे देखिए, अ सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया टू। भाई सिमिलर मत बोलो, इससे भयानक है ना। आवर पॉपुलेशन विच वाज अप्रॉक्सीमेटली 350 मिलियन यानी 35 करोड़ एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, यानी 1947 में हमारी पॉपुलेशन इतनी थी। रीच क्लोज टू 2 बिलियन मार्क्स बाई 2000, यानी 2000 में लगभग 1 बिलियन, है ना, 1 बिलियन हमारी पॉपुलेशन पहुंच गई थी, 100 करोड़, ठीक है। आगे देखिए, एंड क्रॉस 1.2 बिलियन इन मई 2011। तो मई के महीने में 2011 में हमारी पॉपुलेशन 1.2 बिलियन को भी क्रॉस कर गई, ठीक है। आगे देखिए, अ रैपिड डिक्लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से देखो इसका रीजन दिया है, अ रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR एज वेल एज इंक्रीज इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन रिप्रोड्यूसिबल एज, यानी रिप्रोडक्टिव एज में नंबर बढ़ गया इंडिविजुअल का। इसलिए क्या हो रहा है, आर प्रोबेबल रीजन फॉर दिस, है ना, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ का जो कारण है वो लगभग 3 से 4 चीजें हैं। पहला डेथ रेट कम हो गया, दूसरा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो गया, तीसरा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या कम हो गया है, चौथा नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज हो गए हैं रिप्रोडक्टिव एज में। दैट्स वाई, क्लियर है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। आगे देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है। थॉट आवर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ यानी RCH प्रोग्राम थॉट वी could bring down the population growth rate. It was only marginal according to 2011 census report. The population growth rate was less than 2%. Very very important. According to कब बेटा 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कितना है, लेस देन 2%। दैट इज कितना बेटा, 20/100 यानी 20 लोग बढ़ रहे हैं हर 1000 लोगों पे हर ईयर, है ना, हर साल। आगे देखिए, a rate at which our population could increase rapidly, such an alarming growth rate could lead to an absolute scarcity of even the basic requirements, that is food, shelter and clothing, in spite of significant progress made in those area। तो बोला है भैया प्रॉब्लम बहुत बड़ी क्रिएट होने वाली शेल्टर को लेकर के, यानी घर को लेकर के, हाउस को लेकर के, जॉब को लेकर के, फूड को लेकर के। तो पॉपुलेशन बढ़ाइए लेकिन इतनी फास्ट रेट से मत बढ़ाइए। क्लियर है। आगे देखिए मेरे बच्चों क्या बोला, देयरफॉर द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू टेक अप सीरियस मेजर्स टू चेक दिस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। चेक मतलब होता है स्टॉप करना, है ना, स्टॉप, है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को थोड़ा सा कम करना चाहती है ना। इसको बहुत तेजी से ध्यान, लेकिन बच्चों कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है ना, कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ चीजें की, जैसे मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो थे वो पार्लियामेंट में कुछ बिल लाए। जैसे जो मैरिज की एज है मेरे बच्चों, है ना, जस्ट अ सेकेंड,
मैरिजेबल एज जो है जो इंडिया में है मेल की जो है वो कितनी है मेरे बच्चों, 21 ईयर है ना। जो फीमेल की मैरिजेबल एज है वो कितनी है, 18 ईयर है ना। तो इसको बढ़ा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डाला था पिटीशन कि भाई ऐसा करते हैं, मेल की एज को कर देते हैं 23 ईयर कर देते हैं, और जो फीमेल की एज है उसको कर देते हैं 21 ईयर। तो बोलेंगे सर एज बढ़ाने से मैरिज की क्या चीज़ें रुक जाएंगी? बिल्कुल रुकेंगी, क्योंकि आप देखिए जब शादी लोगों की होती है मोस्ट ऑफ द केस में देखिए 2 साल के अंदर ही बच्चे हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ द केस में सोसाइटी में आप देखेंगे, ठीक है। तो जब तक एज 25 की हो, जब तक बहुत अच्छे से मेच्योरिटी आए, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिले, तब तक ऑलरेडी 2-3 बच्चे हो चुके होते हैं। तो क्या अगर हमने रिप्रोडक्टिव मैरिज की एज बढ़ा दी तो जो रिप्रोडक्टिव एज है वो कम हो जाएगी, लोगों में मेच्योरिटी ज़्यादा आ जाएगी, तो बच्चे कम पैदा होंगे, तो फिर पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ा सा कम होगा। कितना अच्छा प्रपोजल था, बट नहीं हुआ है ना, ये नहीं हो पाया मेरे बच्चों, ठीक है। आज भी यही है, ठीक है। नहीं तो पता चले कि सर ऐसे करते करते एक दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पता चले 2050 तक ये बोल दे कि नहीं भैया 50 साल के बाद ही शादी करनी है, तो तुम लोग कहाँ जाओगे? सुलेमान भाई की तरह ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी तुम्हें, है ना। देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिली बाय यूजिंग वेरियस कंट्रासेप्टिव मेथड, यानी गर्भ निरोधक गोलियां यूज करने को दिया उन्होंने। जैसे सहेली के बारे में हमने पढ़ा था, सहेली क्या एक ओरल कंट्रासेप्टिव है, ठीक है। कुछ पिल्स होती हैं मार्केट में अवेलेबल होती है, अनवांटेड 72 और भी बहुत सारी चीज़ें जिसे आप खा करके अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और क्या चीज़ें मेरे बच्चों, यू माइट हैव सीन एडवर्टीजमेंट इन द मीडिया एज वेल एज पोस्टर बिल्स एक्सेट्रा showing a happy couple with two children with a slogan हम दो हमारे दो, we two our two, है ना। यानी आपने देखा होगा मीडिया वगैरह में स्लोगन पोस्टर वगैरह, छोटी सी फैमिली है, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, 2 बच्चे हैं, बहुत ही खुश हैं, है ना। भाई सिर्फ बच्चे होने से लोग खुश नहीं हो जाते, पैसे भी होने चाहिए, है ना। चलिए मेनी कपल्स, तो पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये कहना चाहूँगा टैक्स थोड़ा सा लेना कम करो, है ना, लोग ऑटोमेटिक खुश होना स्टार्ट हो जाएंगे। आगे देखिए, मेनी कपल्स मोस्टली द यंग अर्बन वर्किंग वन हैव इवन एडॉप्टेड एंड वन चाइल्ड नॉर्म्स। कम से कम बोल रहा है कि एक चिल्ड्रन को आप अडॉप्ट करिए। इंडिया में अडॉप्टेशन बहुत ही कम रेट पर होता है मेरे बच्चों, ठीक है, याद रखिए। लोगों में वो होता है ना कि हमारे वंश को कौन आगे बढ़ाएगा, तो बच्चा होना चाहिए जिसमें डीएनए अपना ही, खून अपना हो, है ना। ये वाली फीलिंग थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। दैट्स वाई आप देखेंगे अडॉप्ट बहुत कम लोग करते हैं। आगे देखिए, स्टेटरी राइजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल टू 18 ईयर, है ना, 18 ईयर बढ़ा दी, एंड दैट ऑफ द मेल 21 ईयर, ठीक है, इतना बढ़ा दी। और इससे भी इसको बढ़ाना चाहते थे बट हुआ नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया। एंड इंसेंटिव्स गिवन टू कपल्स, वाह जी वाह, पैसे दीजिए लोगों को, बोलिए भैया 2 ही पैदा करिए, ठीक है। अब हर महीने अगर 5,000 रुपये आ जाए हर फैमिली में तो फिर क्या ही दिक्कत है ना, 2 बच्चे काफ़ी हैं, सबको पता है, वैसे भी लोग परेशान हैं। विथ स्मॉल फैमिली आर 2 ऑफ द अदर मेजर्स टेक टू टैकल दिस प्रॉब्लम। लेट अस डिस्क्राइब सम ऑफ द कॉमनली यूज कंट्रासेप्टिव मेथड विच हेल्प प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो भैया सिंपल सी बात है, लोगों को एजुकेट करिए, लोगों को बताइए कि छोटी फैमिली अच्छी रहेगी। लोगों को पता चल गया, महंगाई इतनी है कि लोगों को पता चल गया है। लेकिन अगर जैसे बात की जा रही है यहाँ पे, कितनी बढ़िया बात की गई कि इंसेंटिव लोगों को दीजिए, हर महीने 2-4, 5,000, 10,000 दीजिए, है ना। देश की जनता वैसे मर रही है, क्या दिक्कत है, पैसे पाते ही देखिए चेहरे पे खुशी आ जाएगी लोगों को। वैसे बोलेंगे नहीं हम तो एक ही कर ले, बस 20,000 भेज दीजिए आप, है ना। लालची भरे पड़े लोग हैं हमारे समाज में, ठीक है। जहाँ पे पैसे की बात आई बोलेंगे, कुछ लोग तो ये भी बोलेंगे बच्चे ही नहीं पैदा करेंगे, आप और बढ़ा दीजिए पैसे के, है ना, हम 50,000 भेजिए, हम बच्चे ही नहीं पैदा करेंगे। कुछ लोग और होंगे बोलेंगे बच्चे पैदा तो छोड़िए, आप 60,000 भेजिए, हम शादी ही नहीं करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट है भाई, इतने पैसे हैं नहीं, और अगर इतने पैसे देगी तो किससे देगी, हमारे टैक्स से देगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत चीज़ें गवर्नमेंट अचीव कर चुकी है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आप देखेंगे इंसेंटिव कुछ हिसाब से दिया जा रहा है। जैसे पोस्ट नेटल केयर में आप देखेंगे रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में जो फीमेल डिलीवरी जिसकी हो चुकी होती है उसको गवर्नमेंट कुछ सप्लीमेंट प्रोवाइड करती है, कुछ फूड भी प्रोवाइड करती है और कुछ पैसे भी दिए जाते हैं। आई थिंक 8 से 10,000 रुपए के बीच में कुछ दिया जाता है, कुछ एक्स अमाउंट दिया जाता है, उस पर्टिकुलर प्रेग्नेंट लेडी का अकाउंट खुलवाया जाता है, उसके अकाउंट में डाला जाता है पैसे,
तो ये अच्छी बात है, ठीक है, कि जो गरीब फीमेल है जिसको शायद डिलीवरी के बाद में उतने पोषक तत्व ना मिल सकें, उसे मिल सके, वो खा सके, अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सके, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा बेटर क्या है, पैसे देने से ज़्यादा बेटर है कि हम लोगों को एजुकेट करें, क्योंकि एजुकेशन ही लोगों की चीज़ों को सॉल्व कर सकती है। भूख तो सर पैसे की या बात करें या फिर खाने की, भूख कभी मिटती नहीं, तो पैसा या फिर बाकी चीज़ें उसका सोल्यूशन नहीं। मेन सोल्यूशन क्या है, एजुकेशन। क्लियर है, तो हमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए। अच्छा, कंट्रासेप्टिव मेथड के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एक फ्लो चार्ट दूंगा, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और याद रखना, कंट्रासेप्टिव मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो मैं आपको फ्लो चार्ट देने वाला हूं एक पेज पर दूंगा, और उसी एक पेज से बेटा 30+ क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट के एग्जाम में, ठीक है। तो याद रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।